नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मेरा नाम है आदित्य यादव और मैं आपका स्वागत करता हूं इस चैनल में। मैं इस चैनल में हिंदी ऑडियो बुक्स बनाता हूं, मोटिवेशनल स्टोरीज़ की और मोटिवेशनल बुक्स की। तो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा करके ऑल पर क्लिक करना मत भूलिएगा। आप मुझे खबरी पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज की जो मोटिवेशनल स्टोरी है, थोड़ा स्वार्थी बन जाओ। आइए सुनते हैं इसका हिंदी ऑडियो। इस हिंदी ऑडियो को सुनिए और इसमें खो जाइए इस ज्ञान के सागर में। कुछ समय पहले एक सज्जन का फ़ोन आया और कहने लगे कि आपके द्वारा लिखी गई किताबों को मैंने कई बार पढ़ा है और जब जब मैं पढ़ता हूँ तब तब मुझे मेरे दिल को बहुत ही सुकून मिलता है। कुछ बातें तो मेरे दिल में ऐसे धंस गई है जो मेरे दिलो दिमाग पर छा गई है। वैसे तो मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ। किसी ज़माने में हम दोनों ही रेडियो मार्केट में एक दूसरे के पड़ोसी दुकानदार हुआ करते थे। आपने तो उस रेडियो मार्केट में कई वर्षों से बैठना ही छोड़ दिया, मगर मैंने कुछ साल तक दुकानदारी की। लेकिन अब मेरा सबसे छोटा बेटा वह दुकान संभालता है। उसने कहा, मैं आपसे कुछ देर के लिए मिलना चाहता हूँ। आप बताइए कि आपको मैं कब और कहाँ मिल सकता हूँ। फिर मैंने उसे 2 दिन बाद मेरे बनी पार्क वाले ऑफिस में मिलने का समय दिया। 2 दिन बाद वह सज्जन मुझसे मिलने आए। तब उन्होंने ही पुरानी यादें ताज़ा करवाई। कुछ गपशप मारते हुए चाय पीने के बाद मैंने उनसे मुझसे मिलने का कारण जानना चाहा। तब वह अचानक ही फूट फूट कर रोने लगे। उनसे बोला नहीं जा रहा था। कुछ कहना ज़रूर चाह रहे थे, मगर दिल के घावों का बोझ शायद इतना ज़्यादा उभर आया था कि वह कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। मैंने दोबारा पानी मंगवाया और पीने को कहा और बाथरूम में जाकर हाथ मुंह धोने को कहा। वह सज्जन बाथरूम में जाकर हाथ मुंह धोकर वापस आए और उन्होंने मुझसे कहा कि आपको तो मालूम ही है कि मैं किसी ज़माने में रेडियो टेप रिकॉर्डर्स की रिपेयरिंग करता था और वही मेरी आमदनी का एकमात्र साधन था। मेरे 3 बेटे हैं। बड़ा बेटा तो पढ़ लिख कर बिजली विभाग में सरकारी अफसर बन गया। दूसरा बेटा भी बैंक में नौकरी करने लग गया, मगर मेरा तीसरा सबसे छोटा बेटा ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाया। इसलिए मेरे संग मेरी ही दुकान पर मेरे साथ रेडियो टेप रिकॉर्डर्स की रिपेयरिंग करने लग गया। आपको तो शायद मालूम ही होगा कि मैंने भी जवाहर नगर में एक छोटा सा मकान खरीद लिया था। उसी को अपनी ज़रूरतों के मुताबिक 3 मंजिल का बना लिया। बड़ा बेटा और मंझला बेटा दोनों ही अपने अपने बाल बच्चों के साथ ऊपर वाली दोनों मंजिलों में अलग अलग रहते हैं और हम पति पत्नी सबसे छोटे बेटे के साथ निचली मंजिल में एक छोटे से पोर्शन में रहते हैं। नीचे की मंजिल में ही आगे की ओर एक छोटी सी दुकान बना ली है, जिसमें ब्रेड, बटर, दूध और अंडे बेचकर अपना टाइम पास कर लेता हूँ। क्योंकि उम्र के साथ साथ अब रिपेयरिंग कर पाना और आँखों से दिखना कुछ कम हो जाने के कारण रेडियो मार्केट की दुकान पर जा नहीं पाता। अब रेडियो मार्केट की दुकान मेरा छोटा बेटा ही संभालता है। इतनी बातें सुन लेने के बाद मैंने पूछा, यदि यह सब बातें सत्य है तो तुम बहुत ही भाग्यशाली माने जाओगे, क्योंकि आज के युग में तुम तुम्हारे पूरे परिवार के साथ मस्ती से जी रहे हो। मुझे तो इसमें कोई परेशानी वाली बात तो लग नहीं रही है। तब मेरी बात काटते हुए वह बोले, तुम सच कह रहे हो, मगर अच्छी बात तभी कहलाती जब अपने ही अपनों से प्यार से, तमीज़ से और इज्जत से पेश आएँ। यदि बात बात में गुस्सा होकर और हमें इस उम्र में हमारी हालत पर छोड़कर किसी भी प्रकार का कोई सा भी वास्ता जब नहीं रखते, तब ज़्यादा दुख होता है। मैंने कई बार उन्हें कहा कि यदि तुम्हें मेरे से कोई रिश्ता नहीं रखना है या हम लोग आपको पसंद नहीं हैं
तो मेरे मकान को खाली कर दो और कहीं और रहने चले जाओ, क्योंकि ना ही मुझे तुम्हारी शक्ल दिखेगी और ना ही मैं अपना आपा खोऊंगा। कम से कम चैन से जीने ना दो तो चैन से मरने तो दो। मगर उन बेशर्मों के कान में जूं तक नहीं रेंगी, क्योंकि मकान खाली कर देंगे तो कहीं और जाकर किराए पर मकान लेना पड़ेगा और बाप के मकान में फोकट में मुफ्त में रहने को जो मिल रहा है। अरे पहले तो पानी बिजली का बिल भी मुझे ही भरना पड़ता था तथा मजबूरन तंग आकर मैंने उनका पानी बिजली का कनेक्शन ही अलग करवा दिया। तब जाकर मुझे पानी बिजली के बिल से छुटकारा मिल पाया है। इससे पहले मैं कुछ बोलता या अपनी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करता, वह सज्जन फिर से रोने लगे। मैंने भी कोई सी भी बात ना करके उनका दुख हल्का हो पाए यह सोचकर कुछ देर उन्हें रोने दिया। कहते हैं कि रोने से मन का बोझ कुछ हल्का हो जाता है। तब वह कुछ रुक कर बोले, अब उस घर में रहना मुश्किल हो गया है। सारी ज़िंदगी छोटी मोटी रिपेयरिंग करके जो कुछ कमाया वह एक एक पैसा इस मकान को बनाने में लगा दिया। ज़रूरत पड़ने पर जो कुछ कर्ज भी लिया था वह भी जैसे तैसे करके चुकाया। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह, काम धंधा आदि सारा का सारा खर्च न जाने मैंने कैसे पूरा किया, जबकि दोनों ही बड़े बेटों को उनकी नौकरी से अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है तथा मकान के लिए भत्ता अलग से मिलता है। मगर दोनों में से किसी ने भी मेरे हाथ पर 2 पैसे आज तक नहीं रखे। मुफ्त में रहना चाहते हैं। कुछ कहते हैं तो बोलते हैं कि हमारे बाप का मकान है, हम तो यहीं रहेंगे, मगर स्वयं बाप को कैसा भी खर्चा देने में उन्हें तकलीफ़ होती है। एक दिन तो हद ही हो गई जब मैंने कहा कि आप दोनों में से कोई भी हमें कुछ नहीं देते हो तो आप अपना मकान अलग क्यों नहीं ले लेते। अब तुम सब लोग मेरा मकान खाली करने की मेहरबानी करो, यह आप लोगों का मुझ पर बड़ा एहसान होगा। तब बड़ा बेटा बोला, हम एहसान ही तो आप लोगों पर कर रहे हैं। मैंने पूछा किस प्रकार से, तो वह बोला, हमारे बच्चों के कारण, जिससे आप लोगों का दिल जो बहलता है, यह हमारा एहसान ही तो है। अगर हम चले जाएंगे तो आप अपना दिल कैसे बहलाओगे। यह हमारी ओर से हमारा एहसान ही तो मानो। सबसे छोटा बेटा पढ़ लिख नहीं पाया, इसलिए मेरी रिपेयरिंग की दुकान पर बैठने लगा। उसे भी चली चलाई जमी जमाई दुकान मैन मार्केट में जो मिल गई, वह 20 से 25 हज़ार मासिक कमा लेता है। और आप भी जानते हो कि उस मार्केट में किराए पर भी दुकान लेना कितनी बड़ी बात है। मैं कभी कभार दुकान पर जाता भी हूँ तो मुझे वहाँ आने के लिए मना कर देता है और वह कहता है कि आपके आने से मेरी दुकानदारी खराब होती है, अच्छा ही होगा कि तुम घर पर ही रहो। आज उसे मेरी और उसकी माँ की 2 रोटियां भी भारी पड़ने लगी हैं। उसकी बीवी तो कई बार चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि अरे हम अकेले ही आपकी जिम्मेदारियां क्यों उठाएं, अपने दोनों बहू बेटों को क्यों नहीं कुछ कहते, यानी आप उन दोनों के साथ क्यों नहीं रहते। बहुत कुछ बोलते बोलते उनका गला भर आया और फिर से वह रोने लगे। मैं भी उनसे नज़रें नहीं मिला पाया। उनका दुख सुन के मेरी स्वयं की आंख भी भर आई। मैंने अपना रुमाल उन्हें दिया और वापस बाथरूम में जाकर हाथ मुंह धोने को कह दिया। मुंह हाथ धोने के बाद वह सज्जन धीमे से बोलने लगे, बेचारी मेरी पत्नी ने अपने जीवन में जितने भी गहने बनवाए थे वह सब के सब एक एक करके अपनी तीनों बहुओं को दे दिए। अभी कुछ दिन पहले ही जब उसकी तबीयत कुछ खराब हुई तब उसे डॉक्टर को दिखाने के लिए मैंने अपने बेटों से कहा। तब बहू कहने लगी, माँ जी को तुलसी का काढ़ा पिला दो, सब ठीक हो जाएगा। अब आप ही बताइए कि यदि सारे के सारे मर्ज तुलसी के काढ़े से ही ठीक होने लग जाएंगे तो इस दुनिया में डॉक्टरों को कौन पूछेगा। तब मजबूरन मैंने ही उसे अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। आप मानोगे नहीं,
तीनों बेटों में से एक भी बेटा एक भी दिन अपनी माँ को देखने तक नहीं आया। और जब मैंने हॉस्पिटल के बिल की बात उन्हें कही तो सबके सब एक दूसरे पर टालते रहे और आखिरकार मैंने अपनी अंगूठी और पत्नी की चैन बेचकर हॉस्पिटल का बिल चुकाया। अब आप ही बताओ, ऐसी नालायक औलादों को मैं कैसे सहन करूं? इतना सब कुछ सह लेने के बाद भी हम दोनों की रोटियां भी उन्हें अखरती है। कभी चाय नाश्ता भूल जाते हैं तो कभी खाने में दाल या सब्जी पर्याप्त नहीं होती। जो कुछ भी एक बार थाली में लगाकर दे दिया, बस वही खाकर चुप रहना पड़ता है। अलग से या ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलता। फिर एक दिन तो हद ही हो गई। रात को खाने का समय था। अचानक मेरे गले में खराश होने से खांसी आने लगी, जो कि आती ही चली गई। मेरी पत्नी उठकर रसोई में पानी का गिलास भरने चली गई तो रसोई के दरवाजे की आड़ में क्या देखती है कि मेरी सबसे छोटी बहू हमारी खाना खाने की प्लेटों में मेरे छोटे बेटे और उसके बच्चों की प्लेटों में से बचा कुचा खाना यानी कि उनकी जूठन यानी कि प्लेटों की बची कुची दाल सब्जी वगैरह वगैरह इकट्ठी करके हम दोनों की प्लेटों में डाल रही थी। बस बहू जैसे ही हमारी प्लेटों में रोटियां रखकर पलटी तो उसका सामना मेरी पत्नी से हो गया। बहू एक बार तो मेरी पत्नी को देखकर सहमी जरूर, मगर उसे ऐसा करने पर ना तो किसी प्रकार की कोई शर्म थी और ना ही किसी भी प्रकार का कोई डर था, बल्कि मेरी पत्नी को देखकर वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए कहने लगी कि हमारे यहाँ कौन सा सदावत लगा है, जब हमारा ही पूरा नहीं पड़ता तो इन्हें बैठे ठाले कौन खिलाए, और भी भाइयों की भी कोई जिम्मेदारी है या नहीं। हम अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरी करें, उनकी पढ़ाई लिखाई की फ़ीस भरें या इन दोनों का पेट भरें। इतना कहते ही वह सज्जन फिर से फूट फूट कर रोने लगे। कुछ देर चुपचाप बैठने के बाद उन्होंने कहा, आप मानोगे नहीं, पिछले 10 वर्षों से मैंने और मेरी पत्नी ने एक भी नया कपड़ा नहीं पहना है। बहू बेटों के उतरन ही हमें पहनने को मिलता है। हमारे द्वारा कमाया हुआ तो बहू बेटों ने पहले से ही अपने कब्जे में कर लिया है। मकान के आगे की जो दुकान है उसी में हम दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूं। मुझे इस तकलीफ़ से निकलने का कुछ रास्ता बताइए। मैं आपका बहुत बड़ा आभारी रहूंगा। सारी बातें और उनके हालात जानकर मजबूरन एक बार तो मैं भी चुप रह गया। मामला उनके स्वयं के परिवार से संबंधित था, अतः उनके आपसी मामलों में हस्तक्षेप करना या उनके बेटों को समझाना कुछ ठीक नहीं था, ऐसा मुझे लगा। पारिवारिक मामलों में मेरी बात करना तर्कसंगत नहीं होती। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूं। मुझे इस तकलीफ़ से निकालने का कुछ रास्ता बताइए। मैं आपका बहुत बड़ा आभारी रहूँगा। सारी बातें और उनके हालात जानकर मजबूरन एक बार तो मैं भी चुप रह गया। मामला उनके स्वयं के परिवार से संबंधित था, अतः उनके आपसी मामलों में हस्तक्षेप करना या उनके बेटों को समझाना कुछ ठीक नहीं था, ऐसा मुझे लगा। पारिवारिक मामलों में मेरी बात करना तर्कसंगत नहीं होती, क्योंकि मेरा यह मानना है कि अपनों से ही कानूनबाजी करना सही नहीं होता। इस समय मुझे एक कवि के द्वारा रचित कुछ लाइन याद आ गई। उन्होंने लिखा है कि पल पल हर पल मरना पड़ता है, बच्चों से समझौता करना पड़ता है। पहले डरते थे अपने माँ बाप से, अब अपने बच्चों से डरना पड़ता है। पल पल हर पल मरना पड़ता है। फिर बहुत सोच समझकर एक बात मैंने उन्हें कही, देखो भाई साहब, किसी भी प्रकार का वाद विवाद करना ठीक नहीं है, और जो बच्चे कर रहे हैं वह भी ठीक नहीं है। हाँ, यह भी सच है कि आपको भी सम्मान के साथ अपना बाकी का जीवन बिताना है। तो मेरी तो एक ही सलाह है कि
आप एक बार अपने आप को मजबूत करते हुए स्वार्थी बन जाओ। जैसे आपके बहू बेटे हो गए हैं। उन्होंने मुझसे फिर से पूछा, आपकी बात को मैं समझ नहीं पाया, आप क्या कहना चाहते हैं? तो मैंने फिर से खुलकर कहा कि थोड़ा अपने आप को, अपने मन को, अपनी आत्मा को मजबूत करके एक बार तो आपको सख्त निर्णय लेना ही पड़ेगा। तब उन्होंने फिर से पूछा, क्या? तब मैंने कहा, मैं जो भी पूछूंगा उस बात का क्या सही जवाब आप दे पाएंगे? क्या ऐसा करना या कहना आपके लिए संभव हो पाएगा? तब कुछ देर शांत रहते हुए उन्होंने कहा, शायद मैं कर पाऊंगा। आप जो भी चाहें वह मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मैंने उनकी निजी जानकारियां जानना चाहा। क्या आपकी दुकान और आपका मकान आपके स्वयं के ही नाम से है या किसी और के? तब उन्होंने कहा कि दुकान तो किराए की ही है, मगर किरायानामा मेरे ही नाम से बना हुआ है। आज खाली कर दूं तो शायद 15 से 20 लाख रुपए पगड़ी के तौर पर मिल सकते हैं, मगर मेरा छोटा बेटा बेरोजगार हो जाएगा और आप यह तो जानते ही हैं कि वह कुछ खास पढ़ा लिखा तो है नहीं जो कुछ और नौकरी कर सके। हाँ, मेरे मकान की रजिस्ट्री सिर्फ मेरे ही नाम से है और उसके तमाम कागजात भी मेरे ही पास हैं और उस पर किसी भी प्रकार का कोई लोन या कर्ज भी नहीं है, यानी कि टाइटल क्लियर है। और यदि मैं उसे बेच देता हूँ तो मुझे करीब 25 से 30 लाख रुपए तो अवश्य मिल सकते हैं। फिर मैंने कहा, फिर सोच क्या रहे हो? अपने आप को मजबूत करके सही और सच्चा निर्णय लेकर अपने बुढ़ापे की इस हालत को सुधारो। बस इतना सुनते ही वह सज्जन उठ खड़े हुए और फिर मिलेंगे ऐसा कहकर जाने की इजाज़त मांगते हुए चल दिए। फिर करीब 1.5 वर्ष बाद एक दिन वही सज्जन सूटेड बूटेड बढ़िया चश्मा पहने हुए, हाथ में बढ़िया सी घड़ी व अंगूठी पहने हुए मेरे ऑफिस में मेरे से मिलने आए और खड़े होकर मैंने स्वागत भी किया और उनके इस हुलिये और स्वास्थ्य को देखकर मुझे बड़ी खुशी भी हुई। आते ही उन्होंने मुझे हाथ मिलाते हुए कहा, कहो कैसे हो? सुना है आपकी तीसरी किताब भी आ गई है। मैंने कहा, हाँ बिल्कुल, क्या आप लेना चाहोगे? उन्होंने कहा, मैं उसे ही तो लेने आया हूँ। मेरी किताब हाथ में लेते हुए कहने लगे, गुप्ता जी, आपका लेखन बहुतों की ज़िंदगी में बदलाव के काम आ रहा है। आप इस कार्य को कभी बंद मत करना। आज जो कुछ भी आप मेरे में बदलाव देख रहे हो वो शायद आपकी पुस्तक की ही देन है। तब मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है भाई साहब, आज तो आप बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। आपने तो अपना हुलिया ही बदल लिया है। काफ़ी समय से आप नज़र ही नहीं आए। आपसे मिले करीब 1.5 वर्ष हो गया होगा। क्या कहीं बाहर चले गए थे या और कोई बात है? तब मेरी बात सुनकर मेरे कमरे में लगी हुई गणेश जी की तस्वीर को प्रणाम करते हुए बोले, प्रभु की लीला अपरंपार है। न जाने कब क्या कैसे हो जाएगा यह हमें मालूम नहीं पड़ता। उसने हमारे सामने सब कुछ रख रखा है, बस हमारी सोच समझ से उसे पाना होता है। सिर्फ हमारी चूक ही हमें हमारे दुखों की ओर ढकेल देती है। पिछली बार मैं आपसे मिलने आया था, तब आपके द्वारा कहा गया एक शब्द ही मेरे जीवन को परिवर्तित करने में बहुत सहायक सिद्ध हुआ। गुप्ता जी, मैं आपसे तो क्या छिपाऊं, आपके द्वारा कहा गया वह शब्द कि थोड़ा स्वार्थी बन जाओ, कुछ अपने लिए भी सोचो, बस वही बात मैंने अपने जीवन में ठान ली और मैंने अपने जीवन के कष्टों को और अपने उभावों को ख़त्म कर दिया। मेरी पिछली ज़िंदगी के बारे में तो आपको सब कुछ बता ही चुका हूँ।
इतना कहकर उन्होंने गहरी लंबी सांस ली और बोले, गुप्ता जी, मैंने अपना जवाहर नगर वाला मकान बेच दिया। आप यह भी जानते हैं कि मेरे पास पेंशन जैसी कोई चीज़ तो थी ही नहीं। ले देकर मेरे पास यह मकान ही तो था। मैंने उसे बेचने का निर्णय उस दिन ही ले लिया था जब मैं आपसे मिलकर गया था। मगर जैसे ही मेरे बहू बेटों को यह मालूम चला कि मैं यह मकान बेचने वाला हूँ, तो उसी शाम को मेरा सबसे बड़ा बेटा मेरे पास आया और कहने लगा कि मैंने सुना है कि आप यह मकान बेच रहे हैं। मैंने कहा हाँ। उसने पूछा मगर क्यों? मैंने कहा मेरी मर्जी। तब उसने कहा यह कैसे हो सकता है और हम कहाँ जाएंगे? मैंने कहा यह आपको स्वयं को सोचना होगा। तब वह बोला, आपकी मर्जी का मतलब क्या आप हमारी राय के बगैर यह मकान बेच दोगे? यह हम कभी भी होने नहीं देंगे। मंझला बेटा भी बोल पड़ा कि हाँ, हम यह कभी नहीं होने देंगे। कौन भाई का लाल है जो हमें हमारे घर से निकालता है? आने दो, हम भी उसे देख लेंगे। तब मैंने कहा यह मकान सिर्फ मेरे नाम से ही है। यह तुम्हारे दादा का कमाया हुआ नहीं है जिस पर तुम सब मिलकर मेरे पर दादागिरी करो। यह मकान मैंने अपने स्वयं की कमाई से खरीदा है। मेरे नाम से ही रजिस्ट्री है। मैं जब चाहूँ जिसे चाहूँ बेच दूँ, दान कर दूँ या कुछ भी करूँ, यह मेरी मर्जी है। तुम लोग तो मेरे यहाँ इस मकान में फोकट में रह रहे हो और मैं तुम्हें जब चाहूँ यहाँ से निकाल सकता हूँ। तब बड़ा बेटा बोला, मैंने भी इस मकान के बनवाने में कई बार अपनी कमाई का पैसा लगाया है। मैंने रंग रोगन करवाया है, बाथरूम और इंटीरियर करवाया है। तब मंझला बेटा भी बोला, मैंने भी इस मकान में अपने पोर्शन में नया फर्नीचर बनवाया है। ऐसे कैसे इसे खाली कर देंगे? तब मैंने कहा जो कुछ भी करवाया या बनवाया है वह आप लोगों ने अपनी ही सुविधाओं के लिए अपने अपने पोर्शन में करवाया है और तुम दोनों बिना एक पैसा दिए इस मकान में कई वर्षों से रह रहे हो। यह तो मेरी भलमनसाहत ही मानो कि मैंने तुम्हें अभी तक धक्के मारकर बाहर नहीं निकाला। चलो जाओ यहाँ से और मकान खाली करने की तैयारी करो। तब दोनों ही बेटे बड़बड़ाते हुए मेरे सामने से चले गए। हाँ, यह सत्य है कि मकान बेचने में मुझे मेरे स्वयं के बेटों से ही बहुत अड़चनें आई, मगर भगवान की कृपा से मुझे एक ऐसा खरीदार मिला जो इन सारे झंझटों को वह स्वयं ही खत्म कर सकता था। उसने पैसे जरूर औरों से 5 लाख कम दिए, मगर उसने मेरे बेटों से कब्जा लेने की सारी झंझट उसने स्वयं उठाई। उसने मुझे 21 लाख रुपए दिए, जिससे मैंने उन्हीं पैसों से 8 लाख रुपए का सिंगल बेड का फ्लैट हाउसिंग बोर्ड मानसरोवर में खरीदा। करीब 2 लाख रुपए मकान की सजावट, मेरे स्वयं की ज़रूरतों के सामान के लिए और एक छोटी सी मोपेड खरीदने में खर्च कर दिए। बाकी के 9 लाख रुपए हम दोनों पति पत्नी के नाम पोस्ट ऑफिस में 4.5 लाख रुपए की MIS करवा ली, जिससे हमें हमारे खर्च के रूप में हर माह ब्याज मिलता रहे। बचे हुए 2 लाख रुपए हम दोनों के नाम हमारे ज्वाइंट अकाउंट में जमा करवा रखे हैं, जो वक्त बेवक्त हमें काम आ सके। मेरे तीनों बेटे अब किराए के मकान में रहते हैं। वैसे तो उन्हें किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि अब हम उन लोगों के मोहताज नहीं रह गए। अब मैं अपनी पत्नी को खूब खुश रखता हूँ। मैं स्वयं अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखता हूँ। घर का छोटा मोटा काम करने के लिए काम वाली बाई लगा रखी है। इतना कहकर कुछ देर चुप रहने के बाद वह स्वयं बोले, गुप्ता जी, मैं अब तक यह नहीं समझ पाया हूँ कि मैंने यह फैसला सही लिया या गलत। हाँ, एक बात यह ज़रूर है कि हम अब जितने भी दिन दोनों जिएंगे उतने दिनों तक हमें हमारे निजी खर्च के लिए व हमारी दवा दारू के लिए एवं खाने पीने के लिए
और खर्च के लिए काफ़ी है, और हमारे मरने के बाद जो कुछ भी बच जाएगा वह भी तो इन्हीं लोगों के काम आएगा। यह छोटा सा नया फ्लैट भी तो आगे चलकर इन्हीं लोगों के काम आना है। हाँ, अब यह इतना ज़रूर हो गया है कि हमें अपनी छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए इन लोगों के सामने कभी हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे और ना ही कभी उनकी उपेक्षा झेलनी पड़ेगी। वैसे सच कहूँ तो गुप्ता जी, बड़ी ही मेहनत मजदूरी से बनाया हुआ जवाहर नगर वाला पुराना मकान कभी भी बेचने का मेरा मन नहीं करता था, मगर सम्मानपूर्वक बाकी का जीवन जीने के लिए आपके द्वारा कहे गए शब्दों को सुनकर आपने मुझ जैसे सोए हुए को जगा दिया और फिर से ज़िंदगी जीने की एक नई राह दिखाई। इस बात का मैं आपका हमेशा हमेशा के लिए आभारी रहूँगा। तभी मैंने देखा कि बात करते करते उस सज्जन की आंखें भर आई थी। इससे पहले कि वह दोबारा रो पड़े, उसने अपने जेब से रुमाल निकाला और चश्मा उतारकर आंखें साफ करते हुए मुझसे चलने की इजाज़त मांगते हुए कुर्सी से उठ खड़े हुए और चल दिए। तो दोस्तों, कैसा लगा यह मोटिवेशनल स्टोरी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर करें। और इस मोटिवेशनल स्टोरी से आपने क्या सीखा ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो धन्यवाद मेरी इस मोटिवेशनल स्टोरी को सुनने के लिए।